नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। यहाँ पे हम हाइलाइटर के ज़रिए जो भी हमारे नीट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हाइलाइटर 1 में हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पूछता है ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज, ग्लूकोज को दूसरा नाम क्या है? तो डेक्सट्रोज जो होता है ना, वो भी ग्लूकोज का ही नाम है दोस्तों। तो इसे याद रखना है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है। तो डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज ही होता है। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की। देखो, ग्लूकोज जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट होगा एच के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो इसके साथ इसे बॉईल करने से हमें एन हेक्सेन मिलता है दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर की एलिफैटिक चेंज। ग्लूकोज में भी 6 ही कार्बन होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट होता है तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर जाता है ग्लूकोज को। तो इसमें देखिएगा, ग्लूकोज में जो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जा करके जो कंपाउंड मिलता है उसे ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक्चुअली ये एक अल्डोनिक एसिड होता है। देखो, अल्डेहाइड ग्रुप का एसिड हो रहा है तो ये अल्डोनिक एसिड होगा दोस्तों एक। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर ग्लूकोज में जो प्राइमरी अल्कोहल होता है यहाँ पे 6 नंबर पे कार्बन पे, तो ग्लूकोज का जो ये प्राइमरी अल्कोहल है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसे ग्लूकुरोनिक एसिड बोलेंगे। ये एक यूरोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये यूरोनिक एसिड होगा ये, जिसका नाम होता है ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, अगर अल्डेहाइड का एसिड हुआ तो अल्डोनिक एसिड में, जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल का एसिड हो चुका है तो उसे हम यूरोनिक एसिड के तौर पर ग्लूकुरोनिक एसिड कहेंगे। अब बात करेंगे, अगर दोनों के दोनों जो अल्डेहाइड है या और प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों के दोनों अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज के भी दोनों के दोनों और ग्लूकोनिक एसिड का जो एक बचा है इस अल्कोहल में, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के जरिए इसका ऑक्सीडेशन हो करके दोनों ग्रुप हमें एसिड में कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो इसे कहा जाता है सैकरिक एसिड, या फिर एक अल्डारिक एसिड के तौर पर गैलेक्टेरिक एसिड, और या फिर म्यूसिक एसिड भी कहा जाता है। ये सेम स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा, सैकरिक एसिड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है? तो ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। जैसे फेलिंग्स टेस्ट होता है, बेनेडिक्स होता है, बाफोस टेस्ट है, वो सारे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन चिप्स टेस्ट जो है ये निगेटिव आएगा। हालांकि इसके पास अल्डेहाइड ग्रुप होता है, फिर भी चिप्स टेस्ट ये निगेटिव देता है दोस्तों, ये रिएक्शन नहीं देगा। और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में भी कोई रिएक्शन ना दे करके हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं बनाता है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिए, ये ग्लूकोज के साथ में निगेटिव आती है, मिलती नहीं है। फिर बात करेंगे यहाँ पे रोटेशन की। देखिए, यहाँ पे सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड है। इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बॉन्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। अब सुक्रोज का रोटेशन देखेंगे तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये हमारे राइट हैंड साइड में घुमाएगा, जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। और ग्लूकोज की बात करेंगे, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमाएगा पीपीएल को। और फ्रुक्टोज जो होता है तो ये स्ट्रांगली लिवो रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा पीपीएल लाइट को। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो देखिए, यहाँ पे सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाइंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज हो करके ऐसे 2 मोनोसैकेराइड देता है तो इनका जो मिक्सचर है वो कुल मिला के क्या होता है, इसका डेक्स्ट्रो और इसका लियो, ये स्ट्रांगली लियो होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका जो कुल मिला के इफेक्ट मिलता है वो लिवो रोटेटरी मिलता है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है पीपीएल को। लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोलाइज मिक्सचर जो मिलता है तो वो पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो देखिए, डेक्स्ट्रो का लिवो फॉर्म मिल रहा है हमें, डेक्स्ट्रो का लिवो मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या इन्वर्जन मिल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज इज लिवो रोटेटरी।
हालांकि सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो का लिवो मिल रहा है तो इन्वर्जन तो हो रहा है, तो इन्वर्ट शुगर के एग्जाम्पल में आपने हमेशा सुक्रोज को ही लिखना है दोस्तों। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए पूछता है मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ। देखो जब भी इसके डाइसैकेराइड बनेगा, ट्राइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो भी है, जब बनते हैं तो इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उनके बीच में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में जो भी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड है वो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स की। तो प्लांट में जो स्टोर किया जाता है पॉलीसैकेराइड उसका नाम स्टार्च होता है, और एनिमल में जो स्टोर किया जाता है पॉलीसैकेराइड तो वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, स्टार्च जो है वो प्लांट में रहेगा और ग्लाइकोजन है वो एनिमल में होगा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के तौर पर। फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर को देखिए, ये देखिए मोनोसैकेराइड के जो भी शुगर्स है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनमें फ्री अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होता है। अब बात करेंगे डायसैकेराइड्स में, तो डायसैकेराइड्स में जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसमें कोई फ्री अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होता है। वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो जाते हैं। तो कोई भी फ्री अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप ना होने की वजह से सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हालांकि डायसैकेराइड से माल्टोज और लैक्टोज जैसे शुगर रिड्यूसिंग शुगर के क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग के लिए याद रखिए सुक्रोज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्वर्ट शुगर बोलेंगे तो भी सुक्रोज का नाम आएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे तो भी सुक्रोज का नाम आएगा। बात करेंगे स्टार्च के कंपोनेंट्स की, तो स्टार्च इज कंपोज ऑफ दो मटेरियल से होता है, एक तो अमाइलोज होगा और अमाइलोपेक्टिन होगा। तो याद रखिएगा अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है और इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, सीधे सीधे 1,4 बॉन्डिंग से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। और बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन की, तो ये वाटर में इंसॉल्यूबल है और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बताएगा। तो इसमें सीधे सीधे 1,4 बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है और जहां जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल, अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल। अब देखते हैं कि ब्रांचिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए जब ब्रांचिंग की बात आती है तो हमने अभी देखा अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है दोस्तों। ठीक है, फिर बात करेंगे ग्लाइकोजन के ऑकरेंस की। ग्लाइकोजन जो है मोस्टली फाउंड इन लीवर, मसल, ब्रेन, और लेकिन ज़्यादा कहाँ पाया जाता है पूछेंगे तो ये लीवर ही बता देना। ठीक है, लीवर भाई के पास ही ग्लाइकोजन बहुत है ऐसा बोलना है। जॉनी लीवर पता है ना आपको, ग्लाइकोजन लेके घूमता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होता है आरएनए और डीएनए उनके बारे में। तो ये एक पेंटोज शुगर होता है दोस्तों। ये आरएनए में कौन सा होगा, राइबोज शुगर, जो पेंटोज शुगर यानी इसमें 5 कार्बन होते हैं तो ये राइबोज शुगर कहलाएगा। और डीएनए में जो होता है वो होता है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये भी पेंटोज होता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है ये राइबोज शुगर है तो इसमें 5 कार्बन है, लेकिन कहाँ से ऑक्सीजन अपसेंट है देखना है कि कौन से कार्बन से ऑक्सीजन अपसेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपने याद रखने का है डी से 2 होता है, 2 से 2 वाले नंबर के पोजीशन पे जो ऑक्सीजन होता है वो अपसेंट होता है, इसीलिए 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाएगा। ठीक, तो इस डी से 2 को याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे डायसैकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कौन से दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं उसे याद रखिए, ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है। यहाँ पे हम यहाँ पे मसाला के तौर पर याद रखेंगे, म से होगा माल्टोज, सा से होगा सुक्रोज और ला से होगा लैक्टोज। जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड के तौर पर। तो इसमें ये देखिए 1,4 बॉन्डिंग से ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाकर के माल्टोज बनता है। फिर सुक्रोज की बात करेंगे तो इसमें एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नहीं बचता है। तो इसीलिए ये सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। फिर बात करेंगे यहाँ पे लैक्टोज की। लैक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये एक ग्लूकोज मिलेगा और एक गैलेक्टोज मिलेगा दोस्तों। इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। तो ये माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज में एक यूनिट तो ग्लूकोज का होता है, लेकिन दूसरा वाला देखिए माल्टोज में ग्लूकोज ही होगा, सुक्रोज में फ्रुक्टोज होगा और लैक्टोज में गैलेक्टोज होगा। ठीक है,
बात करेंगे एनोमर्स की। एनोमर्स क्या होता है, तो एनोमर्स में जो भी C1 कार्बन होता है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के, ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं फ्रुक्टोज के, ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। एनोमर्स के एग्जाम्पल के तौर पर इसी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे फ्यूरानोज और पायरानोज के बारे में। देखिए जब पायरन रिंग आता है शुगर में, पायरन रिंग आएगा तो हम उसे पायरानोज कहेंगे। अब बात करेंगे शुगर की, जो ग्लूकोज आता है पायरन रिंग को के सहारे ग्लूकोज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे ग्लूकोपायरानोज कहा जाएगा। अगर फ्रुक्टोज को रिप्रेजेंट करना है पायरन रिंग के सहारे तो उसे फ्रुक्टोपायरानोज कहा जाएगा। ये 6 मेंबर रिंग की बात जो कर रहे हैं हम पायरन रिंग की, वो इस तरह होती है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और बाकी 5 कार्बन होते हैं दोस्तों। तो ये 4H पायरन हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 पे जो है हाइड्रोजन अटैच है, बाकी जगहों से हाइड्रोजन निकला हुआ है तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये 4 हाइड्रोपायरन होगा, ये 4H पायरन कहलाएगा। तो ये रिंग के सहारे हम जब ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्लूकोपायरानोज होगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है ग्लूकोपायरानोज का। तो इस तरीके से ये 6 मेंबर जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे शुगर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। हवार्ड प्रोजेक्शन कहते हैं इसे, हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूला से। फिर बात करेंगे फुरान रिंग की। तो इसमें जब फुरान रिंग को इस्तेमाल किया जाता है शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसे फुरानोज कहा जाता है। अगर फ्रुक्टोज जैसे शुगर को आप फुरान रिंग के सहारे रिप्रेजेंट करोगे तो फ्रुक्टोफुरानोज कहा जाएगा। फुरान रिंग को देखिए, ये 5 मेंबर रिंग होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग, एक ऑक्सीजन होगा और 4 कार्बन एटम होंगे, तो ये फुरान रिंग कहा जाता है। इसको इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज को रिप्रेजेंट किया गया है तो ये फ्रुक्टोफुरानोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जब भी बाउंडेड फॉर्म में होता है ये फ्रुक्टोज तो ये फ्रुक्टोफुरानोज होगा, और जब फ्री फॉर्म में होता है तो ये फ्रुक्टो पायरानोज की तरह पर होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए जब भी ये बाउंड फॉर्म में होगा, जैसे सुक्रोज में होता है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाउंड होते हैं, तो बाउंड फॉर्म में ये फ्रुक्टो फुरानोज के फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो हमें फ्री ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाते हैं। तो फ्री फॉर्म जब होता है तो ये 6 मेंबर वाला होगा, जैसे फ्रुक्टो पायरानोज में होता है, ठीक है। पायरन रिंग होगा तो 6 मेंबर, फुरान रिंग होगा तो 5 मेंबर, ठीक है। और जब देखिए जो फ्री फॉर्म होता है फ्रुक्टोज का वो हाईली लीवोरोटेटरी होता है ना, हमने देखा सुक्रोज जो है वो इन्वर्ट शुगर का एग्जाम्पल होता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट उसका लीवोरोटेशन बताता है, क्योंकि वहां से फ्रुक्टोज फ्री हो जाता है और वो हाईली लीवोरोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो अ, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।